मेघवाल जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश मेघवाल जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हैं। देवेंद्र यादव जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़े हैं। देवेंद्र जी, अभी एक आपसे बात हो रही थी, बातें पूरी नहीं हो पाई। आप दलितों को लेकर कई सारे सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी जो है सबसे ज्यादा दलितों का जो है वो शोषण कर रही है। फिर मेरा एक सवाल कि अलायंस में आप ऐसे पार्टी के साथ हैं जो दलितों के अत्याचार नहीं रोक पा रही है राजस्थान में, क्या ऐसा है क्या? समय देश में दो तरीके की राजनीति चल रही है। देश में जो लोकसभा चुनाव पर एक गठबंधन हमारा जो हुआ है, वो जो देश हित के जो देश किस तरह के जो मुद्दे हैं, जहां संविधान पर बार बार हमला हो रहा है या बार बार जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको लेकर के सभी पार्टी एकजुट हुई हैं। और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं और इस देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि राज्य के मुद्दे क्या है और देश के मुद्दे क्या है। और इस आधार पर बार बार अलग अलग परिणाम आए। कई बार एक पार्टी की सरकार होती है लेकिन लोकसभा में इसको सीटें नहीं मिलती हैं, लेकिन लोकसभा में जो पार्टी होती है विधानसभा में जीत जाती है। तो ये तरीके की जो जनता जो है वो लगातार समझ रही है। देश के स्तर पर जो हमारा गठबंधन हुआ है वो मोदी सरकार की तानाशाही, लोकतांत्रिक नीतियां, लोकतंत्र की जो हत्या जो की जा रही है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं और हम लोग उस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में आम आदमी पार्टी मजबूती से सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जो भी यहाँ के मुद्दे हैं हम उनको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। लगातार हमारे दौरे जारी। अभी भी आज जहां आदिवासी क्षेत्र की जहां तक बात हो रही है उदयपुर संभाग की, हमारे 2 प्रदेश उपाध्यक्ष लगातार वहां 4 दिवसीय दौरे पर हैं। देवेंद्र कटारिया जी जो पूर्व विधायक रहे हैं, कीर्ति पाठक जी जो हमारे अजमेर से हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, वो लगातार वहां के दौरे पर हैं। अच्छा, तो लगातार आम आदमी पार्टी राजस्थान के मुद्दों पर देवेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल। आप लोग कहते हैं विपक्ष वाले लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। जहां आप लोग जीत जाते हैं वहां लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, जहां बीजेपी जीत जाती है वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। दिल्ली में लोकतंत्र जिंदा है, पंजाब में लोकतंत्र जिंदा है, अब दूसरी जगह जहां बीजेपी की सरकार है वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई। ऐसा क्यों भाई? आप लोग लोकतंत्र को पानी दे रहे हैं, बाकी लोग क्या दे रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, ये देखिए सौरभ जी, इसके पीछे कारण है। हम क्यों कह रहे हैं बात, अब मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूं। दिल्ली की जनता ने एक सरकार को चुना, पहली बार 67 सीटें दी, दूसरी बार 62 सीटें दी। इतनी बहुमत से जीती हुई सरकार को जब काम करने नहीं दिया जाता, उनके ऊपर आप आईएएस अफसरों को बिठा देते हो, मुख्यमंत्री तक को फाइल साइन करवाने के लिए आईएएस के पास जाना पड़ेगा। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा। पंजाब सरकार अपना बजट लेकर के आई, लेकिन राज्यपाल ने बजट पेश करने को रोक दिया गया। जब कोई सरकार बजट पेश नहीं कर सकती तो राज्य कैसे चलाएगी? इसके लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली में मेयर का चुनाव देखिए, भारी बहुमत से हम लोग जीते मेयर के चुनाव में, और हुआ क्या? मेयर इलेक्शन 2 महीने तक नहीं हुआ। हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव करवाए। आप तमाम ऐसे उदाहरण उठा कर देख लीजिए। जब बार बार हाईकोर्ट तक के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानती है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। ये सब लोकतंत्र की हत्या का जो है सामने उदाहरण, ताजा उदाहरण है। कई जगह से उदाहरण सामने आया। गोवा में देखिए, सरकार किसी की बनी, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली। महाराष्ट्र में देखिए, मोदी जी जिस पार्टी को 70,000 करोड़ के घोटाले वाली पार्टी कहते थे, उसके साथ सरकार बना ली इन लोगों ने सुबह सुबह। तो ये सब चीजें देश देख रहा है, किस तरीके से लगातार तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, किस तरीके से जो सबको मिलकर के एक साथ चलने की जो देश की हमारी नीति रही हमेशा से, उस नीति को तोड़ा जा रहा है। किस तरीके से सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलितों को लेकर देखिए, इसके खिलाफ हम लोग आप देखिए, कांग्रेस जो है इसमें रूलिंग पार्टी है। उसके विषय में एक आंकड़े में बताता हूं दलितों को साधने के लिए। 2008 में कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो उसने 200 सीटों में से कुल 96 सीटें जीती, और जिसमें से 34 सीटें एससी एसटी रिजर्व थी। 2013 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई थी, 200 में से 21 सीटें हासिल हुई। यानी कहीं न कहीं एससी एसटी की रिजर्व सीटें 59 सीटों में से कांग्रेस की अगर बात किया जाए, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण सीटों का अगर बात कर लेते हैं, तो आपकी रणनीति क्या है? क्या कुछ आपने योजनाएं बनाई, उसके विषय में आप बताएंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस जो है वो अलग रणनीति बना रही है। देखिए, कोई भी पार्टी इस देश का, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए कुछ मूलभूत चीजों की जरूरत होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में जहां आज राजस्थान में आप घोषणाएं कर दे लेकिन उनको पहुंचाना अलग बात होती है। राजस्थान में 27% डॉक्टर्स के पद रिक्त चल रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो ये संख्या 27% से बढ़कर के 40 से 42% तक पहुंच जाती है। टीचर्स के आप देखिए, आज राजस्थान में आजादी के इतने 70 साल के बाद भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है।
कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती आजादी के 70 साल बाद तक भी आज सभी स्कूलों में नहीं हो पाई, आईटी युग चल रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के वहां भी जा रही है और हम मजबूती से उनकी वहां भी इन चीजों को जो करके दिखाएंगे, वहां भी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और सबको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा इलाज देंगे, अच्छी राहत परियोजनाएं देंगे। भरत जी, मेरा एक सवाल ये कि 2008 में जब आप सत्ता में आए, 200 में से 96 सीटें आपने जीती, जिसमें 34 सीटें SC ST से प्रभावित थी, और फिर 2013 में आप सत्ता से वापसी हो गए, मतलब बाहर चले गए, तो आपको 21 सीटें मिली। फिर आपकी वापसी हुई 2018 में, इस बार 31 सीटें जो है रिजर्व कैटेगरी की आपको मिली हैं। यानी अगर अब चुनाव फिर से आपको जीतना है तो आपको पता है कि ये जो SC ST सीट हैं ये आपके लिए कितना ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इन्हीं सीटों के बदौलत आपने सरकार बनाई है। सौरभ जी, निश्चित तौर पर देखिए, जहां राजस्थान की अगर राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो 200 विधानसभा सीटें हैं, उसमें जो 59 सीटें हैं, 18% जो आबादी है वो SC ST से आती है और वो निर्णायक भूमिका निभाती है। हाँ। लेकिन मैंने पूर्व में भी आपको ये कहा कि कांग्रेस सरकार ने सदैव आदिवासियों की, दलितों की, SC ST के लिए काम किया है। तो निश्चित तौर पर ये जो सीट है ये निर्णायक भूमिका तो निभाएंगे ही निभाएंगे। और अभी जिस तरीके से मानगढ़ धाम में राहुल गांधी जी आए थे, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे आदिवासियों का और जनता का हुजूम, लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे, लाखों की संख्या में। तो ये चीज एक बात बताती है कि कांग्रेस के प्रति इन लोगों का कितना समर्पण है और ये किस तरीके से कांग्रेस को वोट देने के लिए लालायत है। अभी मेरे साथी भाई ने कहा कि हम इस तरीके से शिक्षा का अधिकार देंगे, वो अधिकार देंगे। 2009 में जब आम आदमी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन लेके आए, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आए और राइट टू फूड लेके आए। क्योंकि आज भी अधिकांश अगर हम देखेंगे तो दलित और वंचित वर्ग के लोग हैं जो इन सुविधाओं से वंचित थे। इसलिए कांग्रेस सरकार ने केवल आज ही काम करना शुरू नहीं किया, मैंने आपको पूर्व में भी ये बताया, अगर आज मतदान का अधिकार जो दिया 21 साल से 18 साल की आयु करी, वो किसने करी? वो राजीव गांधी जी ने करी। हमारी दूरदर्शिता थी, कांग्रेस की उस दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज जो वंचित वर्गों को अलग रखा गया था उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का हमने काम किया है। और निश्चित तौर पर इस बार हमने जो कमेटी बनाई है उसमें पहले होता था कि SC सीट पे SC प्रभारी लगाए जाते थे, ST पे ST प्रभारी लगाए जाते थे, लेकिन इस बार हमने जो समीकरण बनाया है उसमें SC ST और OBC तीनों का एक जो कमेटी बनेगी, एक बोर्ड बनेगा और वो जाकर वहां पर चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे, वहां की वस्तु स्थिति से वाकिफ होंगे, किस तरीके से वहां पर लोगों के लिए काम करना है, कहां टिकट का वितरण करना है, उस तरीके से हमारा एक समीकरण बना हुआ है। कर्नाटक में भी इसी तर्ज पर हमने काम किया और आपने देखा कि हमारा जो वोट प्रतिशत था वो कर्नाटक में भी इंक्रीज हुआ, SC ST का हमारा वोट प्रतिशत वहां बढ़ा, हमने वहां सीटें ज्यादा जीती है। तो मुझे नहीं लगता, और राजस्थान की अगर बात करें तो पिछले 4.5 साल में राजस्थान में जितने विकास के काम हुए हैं वो पूरे देश के अंदर कहीं पर भी नहीं हुए। आज हम आर्थिक विकास दर के अंदर दूसरे स्थान पर है, हम GDP में आ गए, हम प्रति व्यक्ति आय में आ गए। और रही बात योजनाओं की, तो देखिए 25 लाख का पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जो निःशुल्क बीमा दे रहा हो। SC ST वालों के लिए निःशुल्क कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अनुप्रति कोचिंग योजनाओं में हमने SC ST OBC वालों के लिए 30,000 अतिरिक्त पद दिए ताकि CA प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं, डॉक्टर, वकील, रीट एग्जाम जैसे चीजों में आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर व्यक्ति है उनको मिल सके। हमने अंतर जातीय विवाह में जहां 5 लाख का अनुदान था उसको 10 लाख कर दिया। छात्रावास की हमने संख्या बढ़ाई, 100 करोड़ रुपए का हमने अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में कोष स्थापित किया है। तो सौरभ जी, न सिर्फ संगठन और सत्ता में भागीदारी दी बल्कि हमने ग्रास रूट पर जो वंचित वर्ग है उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर तरह का प्रयास किया और हर तरह का काम किया है। उसी का परिणाम रहा कि राजस्थान में अगर आप देखें तो जो 9 उपचुनाव हुए उसमें से 7 उपचुनाव कांग्रेस ने जीते और जमानतें जब्त करी है भारतीय जनता पार्टी की। और देखिए यहां राजस्थान का एक इतिहास रहा है कि यहां थर्ड पार्टी कभी भी पनप नहीं पाई है और ना कभी पनप पाएगी, क्योंकि जो बाहर के राज्य है उनका गणित अलग है, उनकी भौगोलिक दृष्टि अलग है। लेकिन राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ मुख्य धारा में 2-3 पार्टियां ही हैं और वो पार्टियां ही यहाँ पर जनता भी जानती है। देवेंद्र जी जवाब देंगे क्या योजना? देवेंद्र जी इसका जवाब आप जी देखिए, जहां तक राजस्थान में, जी सौरभ भाई देखिए, राजस्थान में जहां तक थर्ड पार्टी की बार बार बात आती है,
आज तक राजस्थान में कभी भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ जब सभी जातियों को, सभी समाज को, सभी को साथ लेकर के कोई प्रयास किया गया हो। आज तक जो भी कोशिशें हुई तो क्षेत्र आधारित थी या जाति आधारित थी, इसलिए वो असफल रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, हमको समर्थन मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में थर्ड फ्रंट इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ की सरकार ने एक विशेष नियम बनाया हुआ है। वो नियम क्या है कि यहाँ जो पार्टियां, अन्य पार्टियों की जो छोटी पार्टियां हैं, उनको सिंबल नहीं मिलता है नगर निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में। जब कोई छोटी पार्टी छोटा चुनाव नहीं लड़ सकती तो कैसे पनपेगी? तो ये तो साजिश थी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कि यहां तीसरी पार्टी को पनपने नहीं दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हम तमाम चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और राजस्थान में तीसरा फ्रंट बन के दिखाएगा। जब तक दिल्ली की बात थी, दिल्ली में भी लोग यही कहते थे। दिल्ली में किसी को उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से सत्ता में आएगी। पंजाब में यही हुआ, दिल्ली एमसीडी में यही हुआ, गुजरात एक बड़ा उदाहरण है जहां 13% वोट लेकर के आम आदमी पार्टी आई, गोवा एक बड़ा उदाहरण है जहां हमारे 2 विधायक हैं। तो लगातार देश भर में आम आदमी पार्टी के प्रति जनता का जो विश्वास और प्रभाव है, दोनों बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी जनता का समर्थन मिल रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जी देखिए, घोषणाएं तो सरकार ने कर दी लेकिन जमीन पर लागू नहीं हो पाई। फ्री बिजली की घोषणा तो कर दी लेकिन बिजली ही नहीं है। स्कूलों की, महात्मा गांधी स्कूल तो खोल दिए लेकिन उनमें टीचर्स की भर्ती नहीं हो पाई है। रीट की देखिए आप किस तरीके से पेपर लीक हुए। लगातार जिस तरीके से 400 करोड़ रुपए राजस्थान के युवाओं से वसूले गए परीक्षा शुल्क के नाम पर, अब कह रहे हैं हम फीस नहीं लेंगे। 4.5 साल आपने राजस्थान के युवाओं को लूटा, 17 पेपर लीक हो गए। उसके बाद आप युवाओं को आपने ठगा, किसानों को आपने ठगा, दलितों के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान लगातार 10 साल से नंबर 1, 2, 3 पे चल रहा है। ये हालात नहीं सुधार पाए ना भारतीय चले जनता पार्टी ठीक है, सुधार पाई, ठीक है। अब कैलाश मेघवाल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए, उनको भी चर्चा में ले आता हूं। तमाम चीजें ठीक है, राजस्थान की आप जनता लोगों देख को रही है, मौका राजस्थान दिया की मैंने जनता बोलने। बदलाव ठीक है चाहती है। देवेंद्र जी, कैलाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। कैलाश जी, मेरा सवाल आपसे, दलित वोट बैंकों को साधने के लिए बीजेपी की क्या कुछ रणनीति, क्योंकि बहुत निर्णायक भूमिका में है SC ST वोट, यहां पर वोटर जो हैं आपके, क्या कुछ रणनीति है सर आपकी? कैलाश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है कि कैलाश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर आवाज नहीं आ पा रही है उनकी। फिर से संपर्क करेंगे, आवाज जब आने लगी सवाल पूछेंगे। देवेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद मैं भरत मेघवाल के पास जाऊंगा। जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि जिस तरीके से चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आज मोदी जी बोलते हैं अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में जिस तरीके से सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती हुई, चाहे किसानों के लिए कृषि बजट में हो, चाहे आप PM किसान निधि योजना की आप बात कर लीजिए, चाहे तमाम ऐसी जो समाज कल्याण की योजनाएं जो थी, मनरेगा हो, तमाम चीजों में बजट में कटौती हुई। तो जब आप समाज की ऐसी जरूरी योजनाओं में बजट की कटौती कर देंगे तो किस तरीके से समाज आगे बढ़ेगा। दूसरी बात देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण चीजें होती है किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को आगे लाने के लिए। दोनों ही चीजों में आज राजस्थान लगातार पिछड़ रहा है। लगातार आप देखिए, राजस्थान के स्कूल 10,000 स्कूल राजस्थान में कम हो गए हैं, स्कूल बढ़े नहीं। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आबादी तो बढ़ी लेकिन स्कूलों की संख्या घट गई। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आबादी के हिसाब से 27% डॉक्टर्स के लगातार पद खाली चल रहे हैं। चले ठीक है, राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां 2 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहते हैं, जनता परेशान। कैलाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं? विपक्ष अपने घरों में बैठा रहता है। ठीक है सर। कैलाश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कैलाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो एक बार आप कंफर्म कीजिए कि आप तक आवाज पहुंच रही है। ठीक है, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। भरत जी, मेरा सवाल एक आपसे कि इस बार सत्ता की जो अगर बात किया जाए, कई सारी चीजें जो है वो बदलाव भी देखने को मिलेंगी और राजस्थान सरकार ने जो काम किया है वो तो जनता को पता ही है। लेकिन सवाल ये कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं और कई सारे आरोप लगे और कई सारे दलितों ने भी आरोप लगाए, जिसको मेन भूमिका में आज हम जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे और मजबूत किया जाए। कभी कहां रही जो इतना ज्यादा जो है वो सवाल उठे, सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर सवाल उठे हैं राजस्थान में। सौरभ जी, देखिए, आप अगर पूरे देश की बात की जाए तो आज हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी राज्य में अपराध 0 होगा। अगर किसी
संगठन की या किसी राजनीतिक पार्टी की अगर किसी सरकार की बात करी जाए तो अपराध होने के बाद कितनी त्वरित गति से, कितनी तत्परता के साथ अपराधियों को पकड़ा जाता है और उनको सजा दिलाई जाती है, वो मायने देता है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो 2018 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी पहल की, वो की 0 FIR की, यानी कि अनिवार्य FIR दर्ज होनी चाहिए। और अगर मैं आंकड़ों की आपको बात बताऊं तो आज राजस्थान के अंदर जहां पहले 2018 से पहले इस्तिगासे के माध्यम से, यानी कि जब परिवादी थाने में जाता था तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती थी, लेकिन उसको कोर्ट के माध्यम से 156(3) के इस्तिगासे के माध्यम से दर्ज कराई जाती थी, वो 36% थी। बीजेपी के राज में वो अब 18% हो गई। अनुसंधान की दर हमने कर की। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि जहां अपराध होता है वो अपराध को भी रुकना चाहिए, लेकिन राजस्थान के अंदर त्वरित गति से न्याय मिलता है। राजस्थान के अंदर हर एक अपराधियों को हमने 6 घंटे में भी पकड़ा है, हमने 7 दिन के अंदर चालान पेश करके उनको सलाखों के पीछे भेजा है। और आंकड़ों की बात अगर करी जाए तो आज राजस्थान के अंदर अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीयन में वृद्धि, दोनों में अंतर है। अगर NCRB की रिपोर्ट देखी जाए और CCTN जो एक डैशबोर्ड होता है अपराध का, उस अपराध पे देखा जाए तो 99% हमारी चालान दर है, यानी कि जितने परिवार दर्ज हुए उस परिवार के ऊपर हमने न्याय दिलाने का कार्य किया है लोगों को। और देखिए आप राजस्थान के अंदर जितने भी अपराध हुए उन अपराधों में कितनी तत्परता से पुलिस ने काम करा। अभी मेरे साथी भाई आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे कि दलितों पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। अभी कुछ समय पूर्व ही आप ही के चैनल पे इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 5 राज्य बीजेपी में जो है 5 राज्य बीजेपी शासित प्रदेश है जो राजस्थान में अव्वल है, राजस्थान दलित अत्याचारों पर अव्वल है। सौरभ जी, मैं आपको फिर वो चीज कह दूं कि पिछले 4.5 साल में राजस्थान में जितनी योजनाएं चली, जितने लोगों का काम हुआ, उसी का प्रभाव है कि आज यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अभी आपने बात करी अपराध की, तो अपराध में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दलितों के साथ किस तरह से मानवीय घटना हुई वो हम सबने देखा। यूपी की अगर बात कीजिए, आधी रात के अंदर उन्नाव जैसी घटना में किस तरीके से एक दलित बच्ची को बिना माता पिता की परमिशन के पेट्रोल छिड़क कर उनके ऊपर आग लगा दी जाती है। गुजरात में बिल्किस बानो के हत्यारों को किस तरीके से छोड़ दिया जाता है, तो वो सब चीजें हम देख रहे हैं। राजस्थान में किस तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मेरे साथी भाई ने अभी मनरेगा जैसी योजनाओं का नाम लिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनको। मनरेगा का नाम लिया, वो मनरेगा कांग्रेस सरकार की देन थी। कृषि बजट आपने नाम लिया, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो कृषि बजट अलग से। चलिए ठीक है, कैलाश जी फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राइट टू हेल्थ बिल हम लेकर आ रहे हैं, OPH स्कीम हम दे रहे हैं, 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन हम दे रहे हैं। कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश जी आप तक आवाज पहुंच रही है तो कंफर्म कीजिए एक बार, आप तक आवाज पहुंच रही है? बोलिए जी। हाँ नमस्कार जी। कैलाश जी, मेरा सवाल ये कि इस बार बीजेपी जो है दलित वोट बैंकों को साधने के लिए क्या कुछ रणनीति बना रही? दरअसल सबसे निर्णायक भूमिका में है 59 सीटें दलित वोट बैंकों की है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बता दी, आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बता दी। आप थोड़ा लेट जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी रणनीति बताएं। देखिए जी, 59 सीट्स हैं SC ST की, और पिछली बार हमारे पास 32 सीटें थी और कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी, और 25 में से 18 सीटें बीजेपी के पास थी ST की। और इस बार हमने रणनीति पूरी बनाई है और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार हम 34 की 34 SC की सीटें और 25 ST की सीटें जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी की जन कल्याण की योजनाएं, SC ST कल्याण की योजनाएं बड़ी संख्या में जो बन करके आई है, उन योजनाओं के कारण जीतेंगे। राजस्थान की SC विरोधी सरकार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुशासन, इसके विरोध में SC समाज बड़ी संख्या में प्रताड़ित हुआ है, इसकी वजह से हम जीतेंगे। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहा, लेकिन फिर भी राजस्थान में शांति स्थापित नहीं कर पाए। अत्याचार बढ़े, 11 लाख केस दर्ज होते हैं। और जब कहते हैं कि अत्याचार, जब कानून सोता है तो अत्याचारी अपराधी जाग जाते हैं। कानून सोया हुआ है, अपराधी जाग रहे हैं, सरकार झगड़े में व्यस्त है। 11 लाख केस दर्ज होते हैं और 6500 लोगों की, 6500 लोगों की निर्दोष हत्याएं हो जाती हैं। 1.25 लाख केस महिला अत्याचार के दर्ज होते हैं और गरीब तबके पर सबसे अधिक अत्याचार इस सरकार में हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी केंद्र की कल्याण की योजनाएं और राजस्थान की गहलोत सरकार की अत्याचार की इस राज्य में जो घटनाएं हुई है, इसके कारण से भी SC समाज हमारे साथ है। और हमने इन 5 सालों में SC समाज को हर जगह जाकर संभाला है। जहां जहां अत्याचार हुए
हर जगह जाकर के हमारे एससी मोर्चा ने, हमारी पार्टी ने उन परिवारों को संबल दिया है, उनके साथ हम खड़े हुए हैं, उनको न्याय दिलाने का काम हमने किया है। इसलिए एससी समाज बड़ी संख्या में हमको वोट देगा। इसके अलावा हमने एससी की बस्तियों में संपर्क किया है, एससी के कल्याण की बातें हमने जाकर की, उनकी जो योजनाओं से वंचित रह गए उन योजनाओं से जोड़ने का काम हमने किया है। अम्बेडकर जयंती पर बड़े बड़े कार्यक्रम हमने किए हैं और मोदी जी की पंचतीर्थ योजना 5 स्थानों को जो मोदी जी ने विकसित किया है, जो कांग्रेस पार्टी 50 साल तक बाबा साहब को सम्मान नहीं दे पाई, वो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस कारण से एससी समाज बड़ी संख्या में हमारे साथ खड़ा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 34 + 25 सीटें हम जीतेंगे। न कांग्रेस को मिलेगी न किसी और पार्टी को सीटें मिलेगी, हम जीत रहे हैं, ये हमारी योजना है जी। ठीक है भरत जी, सुन लिया आपने कैलाश जी को, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सबसे ज्यादा आपने अत्याचार किया है, इसका भी आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल जवाब देना पड़ता है। मैं राजस्थान की बात करूं, सिरोही में एक स्कूल में दलित छात्र ने मटके से पानी पिया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई, उसकी हत्या की गई। उस समय इन्हीं के वहां बीजेपी शासित एमएलए थे, वो एमएलए वहां पर पहुंचे नहीं, इनकी कोई टीम वहां नहीं गई। रविदास महाराज जी ने आत्महत्या की क्योंकि एक बीजेपी जो विधायक था, उस विधायक ने वहां पे उनकी जमीन को हड़पने का काम किया। इन्होंने वहां पे एक रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई और उस एमएलए पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। इन्होंने कहा कि एससी एसटी के लोग इनके साथ है। पूर्वी राजस्थान उठाकर देख लीजिएगा, जहां पर एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर आज इनका एक विधायक तक नहीं है। एक विधायक सिर्फ शोभा रानी कुशवाहा जी थी, जिन्होंने इनको चाल चरित्र को देखकर इनकी पार्टी से अलग हो गई, और अभी कैलाश मेघवाल जी भी इनकी पार्टी से अलग हो चुके हैं। इन्होंने बात करी कि मोदी जी की योजना, एक योजना का तो नाम बताइए आप, एससी एसटी के लिए कौन सी योजनाएं आपने चलाई है? आपने केंद्रीय बजट में से मनरेगा, कृषि बजट, एससी एसटी के बजट, इन सब बजटों को कम कर दिया आपने एससी एसटी का तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। और आज आप जो एससी एसटी की योजनाओं की बात कर रहे हो, आप कभी एससी एसटी के भले सगे हुए नहीं हो, और जो आपका चाल चरित्र है, आप चुनाव में जाकर उनके घरों पे खाना खाकर बताते हो। आप सिर्फ जब चुनाव आते हैं, चुनाव में उनके घर पे भोजन करके बताते हो कि हम उनके सगे हैं, लेकिन कभी सगे नहीं हो आप। आपके लोग तो इस तरह से जो उनियारा में इनकी परिवर्तन यात्रा, उस परिवर्तन यात्रा में ऐसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग करा है कि सौरभ जी मैं आपको बता नहीं सकता चैनल से, कुत्ते जैसे शब्दों का इन्होंने आम जनता के लिए प्रयोग किया है। तो ये तो चाल चरित्र आपका भारतीय जनता पार्टी का बताता है कि किस तरीके से ये दलित विरोधी रहे, ये एससी एसटी विरोधी रहे, और उसी का परिणाम है कि आज आपके पास इस राजस्थान में संगठन भी नहीं है और उसका विघटन शुरू हो चुका है। आपके नेताओं की गुटबाजी शुरू हो चुकी है, और इस बार राजस्थान में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आने वाला ही है, क्योंकि हर एक वर्ग, एससी एसटी दलित, हर एक वर्ग कांग्रेस के साथ है। आज कोई एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में नहीं है, और इनकी फूट जो दिखने लग गई है कि किस तरीके से इनके बीच में गुटबाजी है, किस तरीके से वसुंधरा राजे खेमे को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से 10 से 15 इनके सीएम के चेहरे घूम रहे हैं। तो मैं कैलाश जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम ये तो बता दीजिए कि सांसद महोदय अर्जुन राम मेघवाल जी ने एक भी स्टेटमेंट दिया क्या राजस्थान में अगर किसी दलित के साथ अत्याचार हुआ, तो क्या एक स्टेटमेंट दिया अर्जुन राम मेघवाल जी? क्या एक भी जगह पहुंचे क्या? आप सिर्फ पद पर बैठाकर न्याय नहीं कर सकते, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार न्याय करती है। राजस्थान कांग्रेस सरकार के जितने मंत्री और एससी एसटी लोग जो भी है वो वहां पहुंचते हैं, उनके साथ उनकी संवेदनाएं जुड़ी होती है। मैं चैलेंज करता हूं, आप बताइए अर्जुन राम मेघवाल जी आज तक पहुंचे क्या? पिछले 4.5 साल में एक बार बताएं अर्जुन राम मेघवाल जी एक भी घटना पर पहुंचे हो या एक भी घटना पर स्टेटमेंट दिया हो? सौरभ जी से पूछिए, आप इनसे पूछिए अर्जुन राम मेघवाल जी ने एक भी घटना पर स्टेटमेंट दिया हो? होने के बाद में नहीं पहुंचा है, ये तो आपकी स्थिति है। और आपके यहाँ आप सीकर में लड़का मर जाता है, आपका नेता कहते हैं कि रोज मरते हैं, मैं क्या करूं? ये तो आपके बयान हैं। और हमारी बेटी को गोविंद राम मेघवाल जी हर जगह पहुंचे हैं, गोविंद राम मेघवाल जी हर जगह पहुंचे हैं, कैबिनेट के हर एक एससी का मंत्री, एसटी का मंत्री हर जगह पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन राम मेघवाल जी एक जगह भी पहुंचे क्या? चलिए ठीक है, सुन लिया मैंने आप सभी को, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अब ठीक है।
प्रियंका गांधी निकल जाती है, बहुत ज्यादा उसके मेरे बाद पास में वक्त प्रेस नहीं है। करके कहते हैं, ठीक है, उसके ठीक है बाद में कैलाश पुलिस जी, स्वीकार ठीक है, करती है कि हत्या हुई है ओके, और हत्या कैलाश जी होकर महिला सुनिए। को फेंक दिया जाता है। ठीक है कैलाश जी, प्रियंका अब गांधी में ठीक है, सुरक्षा में ठीक पुलिस है। लगी हुई है, वो महिला की हत्या अब हो कैलाश जाती जी है। वक्त हो चुका है कि फाइनल कमेंट लेने का, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। अब मैं आप तीनों को थोड़ा थोड़ा वक्त दूंगा, आप लोग अपनी बात रखिएगा, फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। देवेंद्र जी मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं, फाइनल कमेंट, क्या कुछ रणनीति लेकर आप लोग आ रहे हैं? देखिए सौरभ जी, देश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की राज्य देखी है। मध्य प्रदेश की सरकार हमने देखी, जहां 30% आदिवासियों के खिलाफ जो मामले आपराधिक सामने आए लगातार। राजस्थान की सरकार हमने देखी, जहां 2013 से लेकर 2023 तक कुछ भी नहीं बदला, तब भी हम आदिवासियों और दलित भाइयों के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1, 2, 3 पे थे, अभी भी वही हालात है। दूसरी बात, अभी कैलाश मेघवाल जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की, अभी एक पेशाब कांड सामने आया था, जहां इन्हीं के विधायक के एक समर्थक ने दलित भाई पर पेशाब कर दिया। सोचिए कितनी शर्मनाक घटना थी, ये उसकी निंदा तक नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आप देखिए राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान में भी हालात लगातार बने हुए हैं। संत रविदास जी का जो मामला सामने आया था, उनकी जब हत्या उनको करनी पड़ी भाजपा विधायक के कारण से, उनके खिलाफ इन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की है। ये लोग सिर्फ बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा इस देश के सभी समाज, सभी जातियां, सभी लोग देख रहे हैं। देश की जनता लगातार इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। राजस्थान बदलाव चाहता है, आम आदमी पार्टी राजस्थान में बदलाव लाएगी। तीसरा विकल्प नहीं, हम लोग पहला विकल्प बनकर के राजस्थान में उभरेंगे। चले कैलाश मेघवाल जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे सर, क्या कुछ रणनीति लेकर आप लोग आ रहे हैं? देखिए जी, हमारी रणनीति क्लियर है, एससी समाज हमारे साथ खड़ा है। कोरोना काल में जहां कांग्रेस के सारे नेता, सारी सरकार घर में कैद हो गई थी, हमारे उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में कोरोना काल में हमने एससी की बस्तियों में जाकर के उनको हमने गेहूं बांटा, आटा बांटा, सामग्री बांटी, उनके घरों को उनको जाकर हमने संभाला। और वैक्सीन ये मोदी जी ने लगाई है, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया था कि मोदी जी लगाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस समय कहाँ थे, जहाँ गरीब व्यक्ति मर जाते, जहाँ वो लोग वैक्सीन खरीद कर नहीं लगा सकते थे। कोरोना काल में सबसे अधिक और एससी एसटी और हर वर्ग को वैक्सीन फ्री लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। और कोरोना काल में मरने के लिए गरीब लोगों को, जहाँ उनको मजदूरी रोज की नहीं मिलती थी, उस समय फ्री गेहूं देकर मोदी जी ने गरीबों को बचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया है, यही रणनीति रहेगी। चलिए ठीक है, आपने अपनी रणनीति बता दी। भरत मेघवाल जी, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए सौरभ जी, राजस्थान में हर एक वर्ग आज कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं के साथ है। और कांग्रेस पार्टी ने सदैव सबको, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, महिला हो, युवा हो, हर एक वर्ग के लिए यहाँ काम किया। और मैं कैलाश जी की जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा सही कर दूं कि कोरोना में 5% जीएसटी लगाकर रुपए लेकर दे रही थी भारतीय जनता पार्टी वैक्सीनेशन। कांग्रेस की पूरे देश में राजस्थान की सरकार थी जिसने फ्री वैक्सीनेशन शुरू किया था। जाकर पढ़ लीजिएगा, ट्वीट पढ़ लीजिएगा और रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। झूठ फैलाने का काम बंद करें। जनधन जनाधार के माध्यम से 5 किलो प्रति व्यक्ति लोगों को गेहूं देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। इसलिए राजस्थान में इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी यहां नहीं है। बीजेपी का सफाया हो चुका है, इनके संगठन का विघटन हो चुका है और इनकी जो खोखला जुमलेबाजी योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी जनता समझ चुकी है। सौरभ जी, निश्चित तौर पर राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। बिल्कुल, राजस्थान में इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी। सबकी अपने अपने दावे हैं। चलिए, भरत मेघवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैलाश मेघवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस पे हमने जाना और समझा कि आखिरकार दलित वोट बैंक को लेकर किसकी कितनी तैयारी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी बताई। आम आदमी पार्टी अपने को तीसरा विकल्प सबसे मजबूत और पहला विकल्प बता रही, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अभी तक सत्ता चली है और आपने कांग्रेस की भी रणनीति समझ ली और किस तरीके से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2013 में सरकार बनी। तो इसके कई सारे पहलू रहे और ये 59 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने अपनी रणनीति बताई और इस डिबेट के दरमियान कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया। अब ये आरोप प्रत्यारोप के दौर यूं ही जारी रहेंगे क्योंकि राजस्थान में चुनाव